हेलो क्लास 12। ये कहानी के लिए एक आपके लिए चौथा वीडियो आ रहा है जिसका टॉपिक भी कहानी ही है। तो कहानी से संबंधित हम इस वीडियो का पहला प्रश्न लेते हैं। विषय वस्तु के आधार पर कहानी को कितने भागों में बांटा जा सकता है? देखिए, विषय वस्तु के आधार पर कहानी को जिन भागों में बांटा गया है वो 10 हैं जो मैंने समझे हैं। इसके अलावा ज्यादा और कम भी हो सकते हैं। धार्मिक, नैतिक और दार्शनिक कहानी, ऐतिहासिक कहानी, सामाजिक कहानी, राजनीतिक कहानी, वैज्ञानिक कहानी, जासूसी और तिलस्मी कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी, मनोविश्लेषणात्मक कहानी, द्वंद्वात्मक भौतिकवादी कहानी और आंचलिक कहानी। इन सब के बारे में विस्तार से जानने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। इतना भी अगर आपको आ जाएगा तो बहुत है। कहानी का उद्भव और विकास समझाइए, यानी कहानी कैसे बनी और कैसे उसका विकास हुआ। मानव सभ्यता के आदिकाल से ही कहानी कहने और सुनने की परंपरा किसी न किसी रूप में रही है। कहानी को विश्व की प्राचीनतम विधा का दर्जा दिया जा सकता है। हो सकता है कहानी का जो आरंभ है उस समय हुआ हो जब मनुष्य ने बोलना और चलना सीखा हो। ये बात स्पष्ट है कि कहानी के जो बीज है वो हम सभी में विद्यमान है। यही कारण है कहानी की परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। कैसे विद्यमान है कहानी के बीज हम सब में? जरा सा मैं आपको जोड़ती हूं इस बात से। आप स्कूल आते हैं, स्कूल में आप जो अपना पूरा दिन बिताते हैं, जब आप अपने घर पहुंचते हैं सबसे पहले जब माँ आपको मिलती है तो आप दिन भर की उनको बात बताने लगते हैं, रिपोर्ट देने लगते हैं। आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज इस मैम ने डांटा, आज ये मैम हमारी एब्सेंट थी, या आज स्कूल में हमारी ये घटना हुई, आज स्कूल में हमारे जो है वो हमें सिखाया गया या संकेत बताए गए। जो भी आपके स्कूल में होता है सबसे पहले आप अपनी मदर को वो सब चीजें कहानी की फॉर्म में बताने लगते हैं, क्योंकि कहानी कहने की कला हम सबके भीतर पाई जाती है। लेकिन सभ्यता के विकास के साथ साथ कहानियों की कथन प्रणाली, विषय वस्तु, स्वरूप विकसित होते चले गए, लेकिन जो उसका बेसिक तत्व है, जो मूल तत्व है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जो हमारी आधुनिक कहानी है वो परंपरा और स्वरूप की दृष्टि से प्राचीन कहानी से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, प्राचीन की कहानियां जो थी उनका क्षेत्र बहुत व्यापक होता था। उसमें पशु पक्षी तक भी पात्रों के रूप में चला करते थे। लेकिन आधुनिक जो हमारी कहानी है वो मनुष्य वर्ग तक ही सीमित रह गई है। प्राचीन कहानियों में उच्च वर्ग, राजा रानी आदि के जीवन की जो कल्पना करके घटनाओं का वर्णन अधिक होता था, जबकि जो हमारी आधुनिक कहानी है वो सामान्य व्यक्ति और आजकल की जो हमारी परिस्थितियां हैं उनसे जुड़ गई है। प्राचीन कहानियों में पात्रों के चरित्र का विश्लेषण नहीं होता था और ना ही उनका कृत्रिम विकास प्रस्तुत किया जाता था, जबकि आधुनिक कहानियों में ऐसा होने लगा है। प्राचीन कहानियों में वातावरण और देश काल का चित्रण अपेक्षित नहीं था। उनमें प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आदर्शवादिता, अलौकिकता, काल्पनिकता का आग्रह किया था लेखक ने, जबकि आधुनिक कहानी में लौकिकता, स्वाभाविकता, यथार्थवादिता, विचारात्मकता पर अधिक बल दिया जाता है। प्राचीन कहानी जो थी वो स्वर्गलोक की कल्पना थी, जबकि आधुनिक कहानी हमें धरती पर लाती है और हमारे सुख दुख को बयान करती है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियां लोकप्रिय थीं। इस पर मैं समझा रही हूं आपको। मौखिक कहानियों की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियां लोकप्रिय थीं। कारण उसका था कि संचार का बहुत बड़ा माध्यम थी। संचार तो हमारा एक टॉपिक भी है पूरा, यानी कि जनसंचार, जिसके वीडियो 2-3 आपके पास आ चुके हैं। लगभग 3 वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं और थोड़े से और वीडियो बनेंगे जो आपको हेल्प देंगे। धर्म प्रचारकों ने अपने सिद्धांतों और विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया। शिक्षा देने के लिए भी कहानी विद्या का प्रयोग किया गया, जैसे कि हमारी पंचतंत्र की कहानियां जो कि संसार में प्रसिद्ध है। चरमोत्कर्ष किसे कहते हैं और कहानी का चित्रण इसमें किस प्रकार करना चाहिए और क्यों? ये प्रश्न शायद पीछे कहीं आया है, लेकिन क्यों नहीं था उसमें, इसमें क्यों भी जोड़ दिया गया है। जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, कौतूहल की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तब कहानी का उसमें चरम स्थिति कही जाती है। बच्चों, कौतूहल भी कई तरह से लिखते हैं, क्योंकि कहीं ये तद्भव में लिखा जाता है और कहीं ये तत्सम में लिखा जाता है। कुछ कौतूहल कहते हैं, कुछ कौतूहल कहते हैं और कुछ कौतूहल कहते हैं। तो कहीं तद्भव होता है, कहीं तत्सम होता है। किसी भी साहित्य की रचना का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसका चरम पर जाना ही होता है। कहानी के पाठक के लिए चरम पर जाना सदैव महत्वपूर्ण होता है।
जिससे कि वो कहानी के अंत के तक जुड़ा रहता है और कहानी को पूरा पढ़ता है या सुनता है। कथानक के अनुसार कहानी जब क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है तब कहानी का ये भाग पाठक को सोचने के लिए प्रेरणा भी देता है कि आखिर आगे क्या हुआ होगा। पाठक को लगना चाहिए कि वो पढ़ने के लिए स्वतंत्र है और जो चाहे निष्कर्ष कहानी का निकाल ले। कहानीकार भी कहानी को अत्यंत ध्यान से लिखना चाहिए क्योंकि भावों और पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति अंत को बहुत ही प्रभावित करती है, इसलिए कहानीकार को अपने अंत को बहुत ध्यान से लिखना चाहिए। ये थी हमारी आधुनिक कहानी जो कि जिज्ञासा उत्पन्न करती है, जिसे पढ़ने के बाद हम स्वयं उसका निष्कर्ष निकालने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं। कहानी लेखन का इतिहास, इस पर कोई प्रश्न नहीं आया अभी तक, लेकिन इसका अगला प्रश्न यही है कि कहानी लेखन पर टिप्पणी कीजिए। कहानी का इतिहास बहुत पुराना है, जैसे कि मानव इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला का विकास होने लगा। आरंभ में कथावाचक कहानी सुनाते थे जिसके विषय किसी घटना, युद्ध, प्रेम, बदला आदि हुआ करते थे। सच्ची घटनाओं पर कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का समावेश होने लगा और कथावाचक सुनने वालों की इच्छा के अनुसार अपनी कल्पना के माध्यम से कहानी को बनाने लगा और कहने लगा। पात्रों का चरित्र चित्रण कहानीकार की सफलता का परिचायक होता है। इसको स्पष्ट करना है अगले आंसर में। देखिए, कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है। पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। प्रत्येक पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव, उद्देश्य होता है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा उसे चरित्र चित्रण करने में और संवाद लिखने में उतनी ही आसानी होगी। पात्रों का चरित्र चित्रण कहानीकार द्वारा पात्रों के गुणों का वर्णन तथा दूसरे पात्रों के संवाद के माध्यम से किया जाता है। कहानी में पात्रों में सजीवता, हृदय के सुख दुख का भाव आदि का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। पात्रों के चरित्र चित्रण कहानी की सफलता का परिचायक होता है। पात्रों के माध्यम से अपने मनोभाव, कार्य, उद्देश्य को जो है कहानीकार व्यक्त करता है। इसके लिए उसे जो हमारा लोक जीवन है, जो हमारा समाज है, उसकी गहराई से जानकारी होनी चाहिए। देखिए, कहानी तो हम सब कह लेते हैं, लेकिन कहानी लिखने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? कहानी का आरंभ बहुत ही आकर्षक होना चाहिए जिससे पाठक का मन लग जाए। कहानी में विभिन्न घटनाएं और प्रसंग संतुलित विस्तार में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा लिख दिया प्रसंग और कोई बहुत ही छोटा कर दिया। उसकी भाषा स्वाभाविक और सरल होनी चाहिए, कठिन और लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। उसका शीर्षक बहुत ही अच्छा होना चाहिए और जो उसके संवाद हैं वो पात्रों के अनुकूल होने चाहिए और अंत भी बहुत ही सहज होना चाहिए जिससे कि पाठक के मन पर बोझ ना पड़े। दुखांत कहानियां पढ़ने के साथ साथ मन बोझिल हो जाता है, तो अंत अगर दुखांत भी है कहानी का तो उसको भी बहुत ही अच्छे से लिखना चाहिए ताकि पाठक अपने मन पर बोझ लेकर ना घूमे। देखिए, हमने नाटक कर लिया, हम कहानी, और अभी हमारी कविता भी बचती है इसी टॉपिक में। तो कविता और कहानी में क्या अंतर है, ये अगला प्रश्न हमारा है। कविता और कहानी दोनों ही जो है मानव की अनुभूतियों और भावनाओं से संबंध रखती हैं। कविता अनुभूति से उत्पन्न होती है और कहानी में कोई सुख दुख, दर्द, आनंद व्यक्त होता है। इसमें केवल अंतर इतना है कि कविता में लय, छंद, तुक जरूरी होती है, यानी कविता को गा सकते हैं, कविता को लय छंद होता है, जबकि कहानी में घटना का होना आवश्यक है, यानी कविता जो है वो लय, यति, गति के साथ चलती है। आधुनिक काल में कहानी का प्रारंभ कब हुआ? आधुनिक हिंदी कहानी का प्रारंभ द्विवेदी काल से ही माना जाता है। बंगला भाषा के संपर्क, नई शिक्षा पद्धति, सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन, गद्य के परिष्कार आदि के परिणाम स्वरूप इस नवीन विधा का सूत्रपात हुआ। सरस्वती, इंदु, सुदर्शन आदि पत्रिकाएं हिंदी कहानियों की जननी मानी जाती हैं। ये वही सरस्वती है जिसमें सरस्वती में प्रेमचंद की कहानियां छपती थी। आधुनिक कहानियों का प्रारंभ आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन काल से माना है। सरस्वती में प्रकाशित कुछ मौलिक कहानियां इस प्रकार हैं: इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी और दुलाई वाली। ये कहानियों के नाम याद कर लीजिएगा। कभी कभी होता है कहानी का नाम देके ही पूछ लिया कि किस काल से है ये,
तो इस तरह इस वीडियो में मैंने आपको कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न और बता दिए। जितने प्रश्न मैं सोच सकती थी उतने प्रश्न मैंने मिल बना के आपको दे दिए हैं, आप याद कीजिएगा। लेकिन ये अंत नहीं है, इसके अलावा भी जो प्रश्न आपको और कहीं से प्राप्त हो उनको भी जरूर याद कर लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सब कुछ कर चुके हैं, नहीं करें तो कर लीजिए।